हे एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आइडिया के बारे में, जो कि हमारा बिजनेस का फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप, सबसे पहला कदम किसी भी बिजनेस के लिए, किसी भी स्टार्टअप के लिए सबसे पहली जो जरूरी चीज होती है वो है एक अच्छा बिजनेस आइडिया। बिजनेस आइडिया को लेकर के हम लोग हमेशा सोचते रहते हैं, हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, क्या आइडिया अच्छा रहेगा। बहुत सारे लोग मुझसे भी सवाल करते हैं, सर कौन सा बिजनेस करना सबसे अच्छा रहेगा। तो ये सभी सवाल इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे कि एक अच्छा बिजनेस आइडिया कैसे आता है और ये कैसे पता चलता है कि आपने जो बिजनेस आइडिया सोचा है वो अच्छा है या नहीं है। तो दो मुद्दे हैं हमारे पास कि हाउ टू गेट अ बिजनेस आइडिया और आपका आइडिया अच्छा है या नहीं। स्टेप 1 है आइडिया। देखो, आइडिया की इतनी इंपॉर्टेंस इसीलिए है कि किसी भी पौधे या पेड़ की शुरुआत एक बीज से होती है। हमारा ह्यूमन बॉडी भी इसी तरीके से बनता है, एक छोटी सी शुरुआत होती है। तो उसी तरीके से हर बिजनेस की, हर स्टार्टअप की एक छोटी शुरुआत होती है, वो है आइडिया। और हमारे दिमाग में हजारों आइडियाज आ सकते हैं, बट उनमें से कौन सा आइडिया बिजनेस बन सकता है, कौन सा नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। और जब हम ये सोचने लगते हैं कि बिजनेस करने के लिए आइडिया ढूंढें, तो चीजें थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती हैं। तो हम इसको समझते हैं कि बिजनेस आइडिया आखिरकार आता कैसे है। हाउ टू गेट अ बिजनेस आइडिया। बिजनेस आइडिया को लाने के लिए या सोचने के लिए या एक लिस्ट बनाने के लिए कि ये बिजनेस आइडियाज पे मैं काम कर सकता हूं, टोटल 4 तरीके मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला जो तरीका है वो है ट्राई टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। आपको एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करनी है और उसमें आपको एक बिजनेस आइडिया मिलेगा। नंबर 1, ये चीज आपने बहुत सारे जगह ऑलरेडी पढ़ी होगी। जब भी स्टार्टअप और बिजनेस की बात होती है, सब लोग कहते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व करो, प्रॉब्लम सॉल्व करो, प्रॉब्लम सॉल्व करो। बट सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करना ही एक लौता तरीका नहीं है जिससे कि आप बिजनेस का आइडिया निकाल सकते हो। और भी तरीके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, जो कि मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, कि प्रॉब्लम सॉल्व करना एक्चुअली है क्या, किस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है। हम थोड़ा सा इसको गलत तरीके से समझते हैं। तो सेकंड तरीका है कि अगर ऑलरेडी कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस है, उसके अंदर आपको लूप होल्स ढूंढने हैं। एग्जिस्टिंग बिजनेस में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस है, कोई ऑलरेडी उस चीज पे काम कर रहा है, उसके अंदर कमियां ढूंढो। उन कमियों के बेसिस पे आपका आइडिया निर्भर कर सकता है। थर्ड चीज है, एक अच्छा आइडिया ढूंढो जो ऑलरेडी अच्छा खासा चल रहा हो और उसको अपने तरीके से मॉडिफाई कर दो या अपने तरीके से इंप्लीमेंट कर दो। आइडेंटिफाई करो, कॉपी करो और अपनी नीड्स के हिसाब से उसको यूज कर लो। ये सभी तरीके मैं आपको एक एक करके अभी डिटेल में बताऊंगा। अभी हम इसको ब्रीफ समझ लेते हैं। और जो चौथा तरीका है वो ये है कि आप बिल्कुल ही कुछ एक नया चीज बना सकते हो। एक ऐसी चीज बनाओ जो कि कोई प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं करती है, बट कन्वीनियंस देती है। कन्वीनियंस देने का मतलब एक ऐसी सुविधा जो यूज करना लोगों को पसंद आए, जो यूज करने से उनको लगे कि वाह यार ये तो बड़ी सही चीज है। बट वो नहीं थी तो उससे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन उसके होने के बाद उनको बहुत सुविधाजनक लगे, उनको लगे कि वाह यार ये बहुत अच्छी चीज है, ये तो हमें बहुत फायदा मिल रहा है। ऐसी बहुत सारी सर्विसेज, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट ऑलरेडी वर्ल्ड में हैं और वो किसी प्रॉब्लम को, पहले से एग्जिस्ट करती हुई प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करते थे। लेकिन जब वो प्रोडक्ट आ गया, वो सर्विस आ गई, तो लगा कि यार ये एक प्रॉब्लम थी लाइफ में, बट वो प्रॉब्लम थी नहीं, वो कन्वीनियंस दे करके प्रॉब्लम फील हुई कि प्रॉब्लम थी। तो इसी तरीके से किसी भी बिजनेस के आइडिया में
आपको सिर्फ ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक प्रॉब्लम सॉल्व करो। अक्सर हम बिजनेस आइडिया के बारे में बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ की बात करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करो, प्रॉब्लम सॉल्व करो, प्रॉब्लम सॉल्व करो। अरे कितना प्रॉब्लम सॉल्व करें? और इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं सक्सेसफुल स्टार्टअप्स के जिन्होंने सिर्फ ये पहला तरीका नहीं अपनाया कि उन्होंने प्रॉब्लम सॉल्व करी। ये चारों तरीके से स्टार्टअप्स बनते हैं, बिजनेस सक्सेसफुल होते हैं। तो हम एक एक करके इन चारों चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं और मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले हम पहला तरीका, जो कि जेनेरिक तरीका है, जो सब कहते हैं, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व करके कैसे आइडिया आता है। तो प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो पहले प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास प्रॉब्लम होनी चाहिए। प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कैसे किया जाए, हाउ टू आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम। सबसे पहली चीज जो आप कर सकते हो वो है अपने सराउंडिंग्स को और लोगों को बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करो। आप अपनी लाइफ को ऑब्जर्व करो, अपने फ्रेंड्स और फैमिली की लाइफ को ऑब्जर्व करो, सोसाइटी में क्या हो रहा है उसको ऑब्जर्व करो और ध्यान दो, सोचो क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं लोगों को। जो जो प्रॉब्लम्स आपको नजर आए उसको आइडेंटिफाई करो, उसको नोट करो कि, और वो प्रॉब्लम्स ऐसी होनी चाहिए जो कि ज्यादातर लोग फेस करते हैं। डेली प्रॉब्लम्स जो कि आपके फ्रेंड्स, फैमिली या फिर कोई और लोग फेस करते हो, उनको डेली वो प्रॉब्लम्स होती हो, उसको आप नोट डाउन करो। एक इसका छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपके कोई पड़ोसी हैं, उनको डेली सुबह ऑफिस जाने में देर हो जाती है। वो बहुत परेशान है इस चीज से कि उनको ऑफिस जाने में देर हो जाती है और आपसे कभी बात करते करते उन्होंने बताया कि उनको ऑफिस जाने में देर इसलिए होती है क्योंकि वो सुबह उठ नहीं पाते टाइम से। तो उनका प्रॉब्लम क्या हो गया? टाइम से ना उठ पाना, ये उनका प्रॉब्लम हो गया। ऐसी कई सारी छोटी बड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जो कि आपको आइडेंटिफाई करनी है। अब जब प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई हो गई तो अगला स्टेप है हाउ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए। अब इस प्रॉब्लम को किसी, आपने प्रॉब्लम्स की लिस्ट बनाई, अब उसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए? उसकी जड़ तक पहुंचना, रूट कॉज। उसकी जड़ तक जब पहुंचोगे, जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि जो आपके पड़ोसी लेट हो रहे थे, उनकी जो लेट होने की जो जड़ थी, वो जड़ थी लेट उठना। वो अगर लेट उठे ना तो लेट जाएंगे भी नहीं। लेट उठना उनकी प्रॉब्लम थी, उसकी जड़ वो थी। अब उसके बाद आपको करना क्या है कि ये रूट कॉज जो है इसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको सोचना है कि मैं ऐसा क्या कर सकता हूं जिससे कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अब इसका एक अच्छा सा एग्जांपल ले सकते हैं। एक अलार्म ऐप अगर ऐसी बना दी जाए या बनवा ली जाए डेवलपर से, जो कि आपके पड़ोसी को उठने पर मजबूर कर दे, वो उसका रूट कॉज का सॉल्यूशन हो सकता है। ये सिर्फ एक एग्जांपल है। जितनी भी आपके प्रॉब्लम्स आप लिस्ट कर रहे हो, जितनी भी प्रॉब्लम्स आप ऑब्जर्व कर रहे हो, उन सभी का अलग अलग सॉल्यूशन हो सकता है। एक प्रॉब्लम हमने ली एग्जांपल के तौर पे और एक एग्जांपल के तौर पे सॉल्यूशन लिया। तो ये जो सॉल्यूशन है, ऐसे लोगों के लिए ऑलरेडी एक ऐप है जिसका नाम है अलामी। ये एक ऐसी ऐप है जिसका अगर अच्छे से प्रयोग किया जाए तो आलसी से आलसी व्यक्ति समय पर उठ सकता है। तो ये अलामी जिसने डेवलप करी होगी, उसने भी ये प्रॉब्लम अपनी लाइफ में या दूसरों की लाइफ में आइडेंटिफाई किया होगा। लेट उठने का प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों के साथ होता है। तो इस तरीके से प्रॉब्लम को उसने आइडेंटिफाई किया। उसके बाद जो थर्ड स्टेप है, रूट कॉज को आइडेंटिफाई किया, फिर उसने सोचा कि ऐसी ऐप बना दी जाए। फिर फाइनल जो चीज करी उसने
ये फर्स्ट चीज करी कि फाइंड द रूट कॉज, फिर सेकंड चीज करी कि रूट कॉज का सोल्यूशन निकालने की कोशिश करी, फिर जो थर्ड चीज है वो है डिजाइन द फाइनल सोल्यूशन। फाइनल सोल्यूशन का मतलब ये है कि आपने जब रूट कॉज के बारे में कुछ सोचा और ये सोचा कि ऐप, तो उस ऐप की डिटेल में जाना है आपको, उस ऐप के बारे में सोचना है कि वो ऐप जो है वो कैसी ऐप होगी, उसके अंदर क्या क्या फीचर्स होंगे। अब जैसे मैंने यहाँ पर अलामी का एग्जांपल दिया, तो अलामी के अंदर ऐसे फीचर्स हैं कि आप बारकोड स्कैन करके अलार्म बंद करो, आपको टाइपिंग करके अलार्म बंद करना पड़ेगा, और इसके अंदर ऐसा फीचर है कि आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी या फिर आपको मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। तो बेसिकली वो हो गया थर्ड स्टेप, यानी अपने सॉल्यूशन को डिजाइन किया। जब सॉल्यूशन डिजाइन हो गया तो आपने क्या किया, आपका जो इशू था कि ट्राई टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, आपने ये चीज अचीव कर ली। आपने ये चीज अचीव कर ली। आपने पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी, फिर उसके रूट कॉज तक गए और रूट कॉज के सॉल्यूशन ढूंढा और फिर उसको डिजाइन किया। तो इस तरीके से एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। अब इसके दो एग्जाम्पल लेते हैं हम, जिन्होंने एकदम ओरिजिनली एक प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। पहला एग्जाम्पल है एयरबीएनबी। एयरबीएनबी क्या करती है, एक बीएनबी की फुल फॉर्म है ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट। ये यूएस बेस्ड कंपनी है, यूएसए की कंपनी है। ये क्या करती है कि लोगों को पहले होटल्स में जाना पड़ता था, तो इसके फाउंडर्स को फील हुआ कि ये एक ऐसी प्रॉब्लम है कि होटल्स में हम जाते हैं तो हमारे पैसे तो अच्छे खासे लग जाते हैं, बट हमें क्वालिटी वो नहीं मिलती जो कि हम एक्सपेक्ट करते हैं। और अगर हम कम पैसों वाले होटल्स में जाते हैं तो हमें बिल्कुल ही ऐसा नहीं मिलता, या तो बहुत ही अच्छे 5 स्टार होटल्स में जाओ, बहुत ही अच्छी सर्विस लो। फिर उन्होंने इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, तो इन्होंने सोचा कि बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं, बहुत सारे ऐसे घर होते हैं जो कि वेकेंट पड़े रहते हैं, खाली पड़े रहते हैं, लोग खरीद के इन्वेस्ट करके छोड़ देते हैं। तो क्यों ना उन घरों के साथ कुछ ऐसा किया जाए कि वो घर जो लोग घूमने फिरने आ रहे हैं, ट्रिप्स पर आ रहे हैं, वो घर एज अ होटल यूज हो जाए, वहां पर अच्छी सुविधा दी जाए और कम पैसों में लोग आए और वो उस घर को एज अ होटल यूज करें, वहां पर रहें 2-4 दिन, जितने भी दिन उनको रहना है, और अपनी उस घर की सुविधाओं को यूज करें और चले जाएं। तो उस आइडिया से, उस प्रॉब्लम से निकल के आया एयरबीएनबी। अब इसके अंदर ना इनके खुद के होटल थे, ना इनके रूम्स थे, इन्होंने लोगों के साथ टाई अप किया। आप रजिस्टर कर सकते हो, आप अपना घर की फोटोज वगैरह डालो, आपने अच्छा इंटीरियर्स बना दिया, गाइडलाइंस बना दी, आप होटल की फोटो, अपने रूम की फोटो डालो और आप उसका एक प्राइस फिक्स कर दो, और जो घूमने जा रहा है उसको भी एक अच्छी जगह मिल गई रहने के लिए, कम पैसों में मिल गई, उसको होटल की चिक चिक नहीं, होटल जितने पैसे नहीं देनी पड़े, अच्छी सुविधा मिल गई। तो दो लोगों के लिए इन्होंने बेनिफिट किया। एक एग्जांपल हो गया एयरबीएनबी, यूएसए बेस्ड कंपनी है और ट्रैवल इंडस्ट्री से रिलेटेड है। दूसरा एग्जांपल है redbus.in। ये एक इंडियन कंपनी है। इन्होंने क्या प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी, क्या प्रॉब्लम सॉल्व करी, बस की टिकट्स को लेकर के। जो इसके फाउंडर हैं, उन्होंने एक बारी उनको अपने घर जाना था, जहां पर वो वर्क करते थे, वहां से छुट्टियों में अपने घर जाना था, और एंड मोमेंट पे जा रहे थे, उन्होंने पहले से एडवांस में टिकट नहीं ली थी। तो उन्होंने ये फील किया कि जो बस टिकट्स का सिस्टम था वो बहुत ज्यादा अनऑर्गेनाइज्ड था। न ट्रैवल एजेंट्स को पता होता था कि कौन सी बस में कितनी सीट्स बची हुई हैं और कितनी खाली हैं। एक ट्रैवल एजेंट के पास जो सीट उसके पास है, जो बसेस उसके पास है, उसके पास वही है। और पब्लिक को भी ये प्रॉब्लम होती थी कि लेट्स से अगर वो एक ट्रैवल एजेंट ए के पास गए हैं, तो ट्रैवल एजेंट ए के पास जितने बसेस के टिकट्स होंगे या जितनी नॉलेज उसको होगी, वो उसके हिसाब से बताएगा कि मेरे पास टिकट है, सीट है या नहीं है। तो इन्होंने आइडेंटिफाई किया कि यार सीट्स अवेलेबल होते हुए भी कई बार टिकट्स नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि हम सही लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाते, हम हर ट्रैवल एजेंट के पास नहीं जा सकते हैं। तो इससे दो लोगों का लॉस होता है।
जो जाना चाहता है व्यक्ति उसको सीट नहीं मिलती, टिकट नहीं मिलती, और जो बसेस हैं वो भी खाली चल रही हैं, जस्ट बिकॉज ये पूरा एक सिस्टम, इसका कोई नेटवर्क नहीं है। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जन्म हुआ redbus.in का। redbus.in एक प्लेटफॉर्म है जहां पर बसेस अपने आप को रजिस्टर करती हैं, टूर एंड ट्रेवल्स कंपनी अपने आप को रजिस्टर करती हैं, और जो यूजर होता है जिसे बस की टिकट करवानी है वो जा करके अपनी मनपसंद टूर एंड ट्रेवल्स में अपनी मनपसंद सीट, अपनी टिकट बुक कर सकता है। और मजे की बात यह है कि ये सिर्फ इंडिया में नहीं, और भी देशों में ये कंपनी रन कर रही है। ये कंपनी 2007 में लॉन्च हुई थी और काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो ये दो हमने एग्जाम्पल देखे हमारे पहले तरीके के कि प्रॉब्लम सॉल्व करके कैसे एक बिजनेस बिल्ड किया जा सकता है, कैसे कोई आइडिया आ सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरी तरफ। दूसरा जो तरीका था वो था कि दूसरे के बिजनेस में लूप होल्स ढूंढो और उसको अच्छा करके एक नया बिजनेस लॉन्च कर दो। अब इसका मतलब क्या है? इसमें एक बड़ी अच्छी बात यह है कि ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग बिजनेस है, वो रन कर रहा है, उसको कस्टमर्स पैसे दे रहे हैं, तो आपके लिए बहुत सारे काम आसान हो जाते हैं। आपको ये पता है कि इसका मार्केट एग्जिस्ट करता है, इस तरह की सर्विस या इस तरह के प्रोडक्ट के लिए लोग ऑलरेडी पैसे देते हैं। लेकिन इसमें कोई कमी है जिसकी वजह से इसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, या फिर लोगों को कुछ प्रॉब्लम आती है, बट क्योंकि कोई ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन अवेलेबल नहीं है, लोग इसकी सर्विस या प्रोडक्ट यूज करते हैं। तो आपको क्या करना है? आपको लूप होल ढूंढना है। ये हो गया लूप होल, यानी इसकी वीकनेस, और उस लूप होल को आपको अपनी ताकत बनाना है। उस लूप होल को आपको अपनी ताकत बनाना है और एज इट इज वही बिजनेस को अपना आइडिया बना लेना है, सिर्फ और सिर्फ यहां पर अपनी कड़ी जोड़ करके कि आपका जो सॉल्यूशन होगा, आपका जो आइडिया होगा, वो इस चीज को बदल देगा जिससे कमी उस बिजनेस के अंदर ना रह जाए। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल गूगल है। कैसे गूगल है? हम सब जानते हैं कि याहू गूगल से पहले था और वो एक अच्छा खासा सर्च इंजन था, बट उसके अंदर बहुत सारी कमियां थी, इतना अच्छा सर्च रिजल्ट्स नहीं देता था, बहुत सारे फीचर्स नहीं थे। तो गूगल ने क्या किया, उसके लूपहोल्स नोटिस किए और उससे बेहतर सर्विस लेकर के आ गया। तो हो क्या गया कि गूगल याहू से अच्छी कंपनी बन गया, और क्योंकि वो अच्छी कंपनी बना था तो आगे बढ़ता चला गया, आगे बढ़ता चला गया, और आज की डेट में याहू बंद हो चुका है और गूगल अभी भी चल रहा है और दुनिया पे राज कर रहा है। तो इनका आइडिया तो न्यू नहीं था, ये प्रॉब्लम नहीं, इन्होंने कोई नई प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं करी, ऑलरेडी सर्च इंजन था। गूगल जब आया था तो वो इसी का बेटर वर्जन था, इन्होंने लूप होल सॉल्व किया था। अब यहां पर अगर हम अभी की डेट में सोचे तो गूगल बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, बहुत सारे नए प्रोडक्ट्स लेकर के आ रहा है, बट हम बात कर रहे हैं शुरुआत की, जब गूगल शुरू हुआ था एज अ सर्च इंजन, जब वो शुरू हुआ था। तो शुरुआत में आप ऐसा कर सकते हो कि आप एक बिजनेस ढूंढो जो कि अच्छा खासा चलता हो, और आपको अगर ये लगता है कि उसके अंदर बहुत सारी कमियां हैं जो कि कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकती हैं और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकती हैं। हो सकता है कि कंज्यूमर को उस बिजनेस से इतनी प्रॉब्लम ना लगती हो, लेकिन बिजनेस के पीछे जो काम होते हैं, बिजनेस में बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, उन एक्टिविटीज में कई सारी कमियां हो, इनएफिशिएंसीज हो, जिसकी वजह से वो बिजनेस इतना प्रॉफिट ना कमाता हो, और आपको अगर उसके बारे में डिटेल पता हो तो आप उसको भी बेहतर करके उस आइडिया पे भी काम कर सकते हो। अब जो तीसरा जो तरीका था कि सिंपली आपको कॉपी करना है और अपनी नीड्स के हिसाब से उसको यूज कर देना है। एक ग्रेट आइडिया है, किसी ने उसका एक अलग वर्जन बना दिया, किसी ने कुछ अलग वर्जन बना दिया, किसी ने कुछ अलग वर्जन बना दिया, ऐसे करके अलग अलग वर्जन उसके बनाए जा सकते हैं। इसमें कुछ नहीं करना, एक अच्छा खासा आइडिया है, हो सकता है उसके अंदर आप थोड़ा सा कुछ जोड़ दो, हो सकता है उसका आप थोड़ा सा रंग रूप चेंज कर दो, हो सकता है वो आइडिया किसी दूसरी कंट्री में हो और आपकी कंट्री में ना हो, किसी दूसरे स्टेट में हो और आपके स्टेट में ना हो। तो ऐसे किसी बिजनेस को
जो कि ऑलरेडी अच्छा रन कर रहा है, आप उसे एज इट इज कॉपी करके उसके अंदर थोड़े सा बदलाव कर लो। जरूरी नहीं कि आपको बदलाव करने हैं, बट वो बदलाव अपने आप ही आ जाएंगे जब आप प्लान करोगे अपने बिजनेस को, क्योंकि हर जगह की ऑडियंस अलग होती है, हर ऑडियंस की, हर कस्टमर की नीड अलग होती है। अब यूएस में कोई बिजनेस है तो उसकी एग्जैक्टली नीड, वही सेम बिजनेस अगर एज इट इज बिल्कुल सेम टू सेम अगर इंडिया में कॉपी करके हम लोग ले आएंगे तो शायद उतना फायदा ना हो और शायद अच्छे से ना चले, कुछ तो बदलाव करने पड़ेंगे। तो वही वो एक तरीका है कि आप एक अच्छे आइडिया को कॉपी करो जो कि अच्छा खासा चल रहा हो और उसे अपनी नीड्स के हिसाब से आगे बढ़ा दो। इसका एग्जाम्पल, सबसे बड़ा एग्जाम्पल और सक्सेसफुल एग्जाम्पल है फ्लिपकार्ट। इसने किसकी कॉपी किया? अमेजॉन की। अमेजॉन, इसके फाउंडर्स amazon.com में काम करते थे यूएसए में। तो इन्होंने सोचा कि भाई इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है, क्यों ना इंडिया में चल के amazon.com जैसा कुछ खोला जाए, ई कॉमर्स कंपनी खोली जाए। इंडिया में आए, इंडिया में इन्होंने फ्लिपकार्ट खोल दिया। अब इन्होंने एज इट इज कॉपी किया। अमेजॉन पहले बुक्स बेचता था, बुक्स से शुरुआत करी थी इन्होंने, तो फ्लिपकार्ट ने भी पहले बुक्स से शुरुआत करी। जाहिर सी बात है वेबसाइट थोड़ी डिफरेंट बनाएंगे, अपना एक डिजाइन बना रहे हैं तो डिफरेंट बनाएंगे, क्योंकि उनको केस थोड़ी ना लड़ना है कि डिजाइन कॉपी कर लिया, आइडिया कॉपी किया। डिजाइन और प्रोडक्ट कॉपी नहीं किया, आइडिया और कॉन्सेप्ट कॉपी किया। बट इन्होंने क्या किया, इन्होंने इंडियन यूजर के हिसाब से एक चीज ऐड ऑन करी जो जिसने इनका गेम चेंज कर दिया। वो था COD, कैश ऑन डिलीवरी। इंडियन ऑडियंस जब फ्लिपकार्ट आया था तो ऑनलाइन पेमेंट्स करने में डरते थे लोग, ट्रस्ट नहीं बनता था। नई कंपनी है भाई, इंटरनेट की कंपनी है, लोग तब इतने ज़्यादा लोग कार्ड्स भी यूज़ नहीं करते थे, नया नया ज़माना था इंटरनेट का। तो कैश ऑन डिलीवरी लाने से इनकी सेल्स धीरे धीरे बढ़ने लगी और लोगों को ट्रस्ट वैल्यू बढ़ने लगा और इसने इनका गेम चेंज कर दिया। तो इन्होंने क्या, एक ग्रेट आइडिया को कॉपी किया, उसमें एक एडिशन किया अपनी कंट्री के हिसाब से और उसको आगे बढ़ा करके ले गए। और आज की डेट में हम सब जानते हैं कि फ्लिपकार्ट एक सक्सेसफुल कंपनी है। अब अगली जो चीज आती है जो कि थोड़ी सी समझना, आपको ध्यान से समझना है, कुछ ऐसा बनाओ जो कि जरूरी नहीं हो कि एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हो। प्रॉब्लम सॉल्व कर भी सकता है बट जरूरी नहीं है कि एक प्रॉब्लम सॉल्व करता हो, बट एक कन्वीनियंस देता हो, कुछ यूनिक हो और बिल्कुल नया हो, जैसे पहले कभी कुछ नहीं था, और उससे यूजर को कोई ना कोई बेनिफिट मिले। उसको एंटरटेनमेंट मिल सकता है, उसको अच्छा फील हो सकता है, उसको आप किसी तरीके का कन्वीनियंस प्रोवाइड करा सकते हो जिसको देख करके, सुन करके, फील करके उसे अच्छा महसूस हो, उसे लगे कि वाह यार क्या चीज़ है ये। अब इसका एक एग्जाम्पल ये है फेसबुक। फेसबुक से पहले ऐसा कभी कुछ नहीं था, बट फेसबुक ने कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया। क्या हम लोग परेशान थे फेसबुक आने से पहले कि काश यार ऐसा कोई प्लेटफॉर्म होता। मैं अपने दोस्तों की फोटोज नहीं देख पाता हूँ, मेरे को ये पता नहीं चल पाता कि वो कहाँ घूमने गया है, मेरे को ये पता नहीं चल पाता कि उसकी लाइफ में क्या हो रहा है। बट फेसबुक ने क्या किया, एक नई चीज डेवलप करी और हमें एक कन्वीनियंस मिल गया, यानी कि एक सुविधा मिल गई ये सब चीजें करने की कि हम अपने दोस्तों से और दुनिया के और भी लोगों से जुड़ पाए, इंटरनेट के थ्रू बहुत कुछ देख पाए, जान पाए और एक दूसरे से जुड़े रहें, एक दूसरे का हमें अपडेट मिलता रहे। तो यहाँ पर कुछ नया डेवलप हुआ और एक कन्वीनियंस मिली, लोगों को एक नई चीज मिली। तो एक तरीके का आइडिया ये हो सकता है। तो ये 4 तरीके आपको मैंने बताए कि आइडिया आप कैसे ला सकते हो। तो अब तो आ गया मजा कि भाई हमें आइडिया तो अब आ जाएगा। अब आपको करना क्या है कि आपको बहुत सारे आइडियाज की लिस्ट बनानी है। आपको जो जो आइडियाज आए ना आपको लिखते जाने हैं, चाहे किसी भी तरीके से आए। अब लोग मुझसे सवाल पूछते हैं, सर कौन सा आइडिया अच्छा रहेगा। आइडिया कैसे अच्छा है कैसे नहीं उसके बारे में अभी हम बात करते हैं, लेकिन एक चीज के ऊपर आपको ध्यान देना है कि जैसे ही आपको आइडिया आता है, ह्यूमन नेचर है कि हम एक्साइटेड होते हैं, तो ये लगता है कि अब तो पैसा ही पैसा होगा। अपने आइडिया को अच्छे से एनालाइज करना जरूरी है
और ये ज़रूरी नहीं है कि पहली बार में ही आपको एक अच्छा आइडिया आ जाए, जो आपने आइडिया सोचा हो वो वाकई में एक अच्छा आइडिया हो, क्योंकि हमारा जो नेचर होता है, हमारा जो माइंड होता है, वो इस तरीके से काम करता है कि हमें अपना आइडिया अक्सर अच्छा ही लगता है। जैसे इस मूवी में इन लोगों को लगा था कि अब तो पैसा ही पैसा होगा, वैसे ही हमें भी लग जाता है कि अब तो पैसा ही पैसा होगा। तो ये पता लगाएं कैसे कि आपका आइडिया अच्छा है या नहीं। ये जो क्वेश्चन मार्क है कि आइडिया अच्छा है या नहीं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसको जानना और अपने आइडिया को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो हमें अपने आइडिया के बारे में कुछ सवाल हैं जो हमें करने हैं, तभी हमें पता चलेगा कि हमारा आइडिया अच्छा है कि नहीं। तो सबसे पहला सवाल है कि जिस आइडिया के बारे में सोच रहे हैं उस आइडिया पे काम करना पॉसिबल है या नहीं है। पॉसिबल का मतलब है संभव है या नहीं है। अब संभवता के बारे में जब हम बात करते हैं तो उसमें 3 फैक्टर्स आते हैं। सबसे पहला है प्रोडक्ट या फिर सर्विस, जो भी आपका आइडिया उसके बेसिस पे। दूसरा जो फैक्टर है वो आप, और तीसरा जो फैक्टर है वो है एक्सटर्नल फैक्टर्स। ये तीनों फैक्टर्स अगर ए, बी और सी, इन तीनों फैक्टर्स पे संभवता हमें चेक करनी है अपने आइडिया की कि क्या ये तीनों चीजें संभव हैं। तीनों फैक्टर्स एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रोडक्ट और सर्विस की। जब हम प्रोडक्ट और सर्विस के सेंस में संभवता की बात कर रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि उस प्रोडक्ट या सर्विस को जिसके बारे में आप सोच रहे हो उसको बनाना क्या आपके लिए संभव है, यानी कि उस प्रोडक्ट को सर्विस को बनाने के लिए क्या टेक्नोलॉजी अवेलेबल है मार्केट में, वो टेक्नोलॉजी की पहुंच क्या आप तक है, या कोई फिजिकल प्रोडक्ट है तो उसके लिए रॉ मटेरियल अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कई सालों पहले कोई बात करता कि मैं कुछ ऐसा बनाना चाहता हूं कि मैं फोन से देखूं, फोन की स्क्रीन पर देखूं तो मुझे लगे कि रियल में है, फोन के उस तरफ वो रियल में वो चीज है। मैं बात कर रहा हूं ऑगमेंटेड रियलिटी की। वो कई सालों पहले अगर कोई ऐसी बात करता तो बोलते कि लोग बेवकूफ हो क्या। बट आज की डेट में अगर कोई बात करेगा कि मैं एक फ्लैट लोगों को फोन में दिखाना चाहता हूं और उनको लगे कि एकदम रियल में वो फ्लैट है, तो लोग बोलेंगे कि हाँ संभव है, आप इस टेक्नोलॉजी का यूज करके ऐसा कर सकते हो। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि आपका आइडिया वक्त से आगे हो, टेक्नोलॉजी अभी ऐसी कोई टेक्नोलॉजी अवेलेबल ना हो जो कि आपके आइडिया को फुलफिल करती हो, जिससे आप अपने आइडिया पे काम कर सकते हो। नंबर 1 टेक्नोलॉजी। ये जरूरी नहीं वक्त से आगे की बात, ऐसा भी हो सकता है कि वो टेक्नोलॉजी तक आपकी पहुंच ना हो, वो टेक्नोलॉजी आपकी कंट्री में, आपकी स्टेट में एग्जिस्ट ना करती हो, उस टेक्नोलॉजी पे आपकी रीच ना हो, या फिर हो सकता है वो ऐसी टेक्नोलॉजी हो सिर्फ जिसपे सिर्फ गवर्नमेंट काम कर सकती है, प्राइवेट लोग काम नहीं कर सकते। या फिर अगर हम फिजिकल प्रोडक्ट की बात करें तो हो सकता है कोई रॉ मटेरियल हो जो कि आपकी कंट्री में अवेलेबल नहीं हो, और अगर हो भी तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो, तो एक तरह से हम ये मान सकते हैं कि अवेलेबल नहीं है। तो अगर आपको पहले इसके पैरामीटर्स देखने हैं कि आपका प्रोडक्ट और सर्विस को बनाना टेक्निकली पॉसिबल है कि नहीं। यहां पर आपको एक चीज ध्यान देनी कि अभी तक हम आपकी क्षमता की बात नहीं कर रहे हैं कि आपके पास पैसे हैं कि नहीं, आपके पास काबिलियत है कि नहीं। अभी हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि प्रोडक्ट बनाना या सर्विस बनाना जो आप सोच रहे हो वो संभव है कि नहीं। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था अलार्मी ऐप का, कि अलार्म के लिए हमने एक ऐप बनाई, तो क्या वो ऐप बनाना संभव है? हाँ बिल्कुल संभव है। ऐप बनाने के लिए ऐप डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म्स यूज कर सकते हैं, ऐप डेवलप करी जा सकती है, तो संभव है। अब उसके बाद दूसरी जो चीज आती है इसके अंदर वो आता है आप, कि आपको अपनी काबिलियत देखनी है या फिर आपको ये देखना है कि क्या उस प्रोडक्ट या सर्विस को बनाने के लिए, अपने आइडिया को रियलिटी में बदलने के लिए जिन रिसोर्सेज की या जिन स्किल्स की जरूरत है, अगर आपके पास नहीं है तो क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को अपना को फाउंडर बना सकते हो जिसके पास है, या फिर
आप किसी को हायर कर सकते हो या फिर किसी ऐसे इंसान को जानते हो जो कि आपके लिए काम कर दे। ये एक जो फंडा है वो आपकी कैपेसिटी पे आता है कि आप उसको करने के काबिल हो या नहीं हो। तीसरी जो चीज आती है वो है एक्सटर्नल। अब एक्सटर्नल के अंदर भी 3 फैक्टर्स होते हैं, लीगल, एनवायरमेंटल और सोशियो कल्चर। मैं एक एक करके तीनों समझाता हूं। लीगल का मतलब ये हो गया कि जो भी आप आइडिया सोच रहे हो वो उस जगह के लॉ ऑफ लैंड बोलते हैं, वो उस जगह के लॉ को फॉलो करता है कि नहीं, जिसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ लैंड भी। चाहे वो आपकी स्टेट हो, चाहे आपका कोई लोकल वहां पर कोई लॉ हो, आपकी कंट्री का लॉ हो, हम इंडिया में रहते हैं, इंडिया का लॉ हो उस चीज को लेकर के। तो आपको ये देखना जरूरी है कि क्या आपका आइडिया जो है वो लीगली वैलिड है, कोई कानून तो नहीं तोड़ता आपका आइडिया। क्योंकि अगर ऐसा होगा तो आप उस आइडिया पे आगे चल के काम नहीं कर पाओगे। अगली चीज है कि आपके आइडिया से क्या एनवायरनमेंट को फर्क पड़ता है, उसको नुकसान पहुंचता है। ये चीजें, एनवायरमेंटल फैक्टर्स आज से कुछ साल पहले, 5-10 साल पहले इतना मैटर नहीं करते थे। आज भी कुछ हद तक लोग इसे इग्नोर करते हैं, बट सच्चाई यही है कि आपको अपने बिजनेस आइडियाज में एनवायरमेंटल फैक्टर्स को कंसिडर करना चाहिए। क्योंकि आज की डेट में पूरे वर्ल्ड में हर कंट्री इस चीज को लेकर के सोच रही है कि कैसे एनवायरनमेंट को बेटर किया जाए। और आपको नहीं पता कि हो सकता है 6 महीने बाद, साल भर बाद कोई ऐसा रूल आ जाए जिससे कि आपके आइडिया को आपको बंद करना पड़े, आपका काम बंद हो जाए। तो इसीलिए आपको ये चेक करना चाहिए कि आपका आइडिया एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुंचाए, तो ही बेहतर है। तीसरी जो चीज है वो है सोशियो कल्चर। सोशियो कल्चर का मतलब है कि आपका आइडिया जिस समाज में है, जिस जिस समाज पर आप उस आइडिया को डिलीवर करना चाहते हो, चाहे वो प्रोडक्ट हो चाहे सर्विस हो, क्या वो समाज उसको एक्सेप्ट करेगा। हो सकता है कि कानूनन तौर पे कोई प्रॉब्लम ना हो सकता है एनवायरमेंटली कोई प्रॉब्लम ना हो, बट समाज भी कई बारी दिक्कतें कर सकता है, समाज उसे एक्सेप्ट ना करे तो आपको वो आइडिया वहां पर फेल हो जाएगा, काम नहीं करेगा। क्योंकि अल्टीमेटली समाज ही उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करेगा, उस सर्विस को कंज्यूम करेगा। मैं आपको छोटे छोटे एग्जाम्पल देता हूं। सबसे पहले मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं लीगल का। मैं एक बारी एक एंटरप्रेन्योरशिप का एक कॉन्टेस्ट जज कर रहा था। तो वहां पर एक टीम ने एक आइडिया पेश किया बूढ़े बुजुर्गों लोगों की सेवा करने के लिए सर्विस प्रोवाइड करने का। तो उन्होंने एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रखा था अपने फाइनेंशियल कैलकुलेशंस में, और वो दिल्ली एनसीआर के थे और वो दिल्ली एनसीआर के लिए बिजनेस प्लान कर रहे थे कि जो उनके वर्कर्स होंगे जो सेवा करेंगे एल्डरली पीपल की, बूढ़े बुजुर्गों की, उनकी सैलरी होगी 10,000 रुपये, कुछ नंबर ऑफ आवर्स की। यहीं पर वो मात खा गए, क्योंकि दिल्ली के अंदर जो लीगल सैलरी है, मिनिमम वेज, वो 14,000 कुछ सौ रुपये है। तो यहाँ पर उनका आइडिया जो था वो लीगली इनवैलिड हो गया। जब लीगली इनवैलिड हो गया आइडिया, तो उनका आइडिया वैसे ही ड्रॉप हो गया कंपटीशन से। तो इसी तरीके से रियल लाइफ में भी हो सकता है। अब एनवायरमेंटली हो सकता है आपको ऐसा प्रोडक्ट सोच रहे हो जो कि एनवायरमेंटल पोल्यूशन करता हो, प्लास्टिक से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट हो, या कोई ऐसी मशीनरी आप यूज करते हो जो कि एनवायरमेंट को हार्म करती हो। सोशियो कल्चर का एक बहुत बड़ा एग्जांपल है बीफ। बीफ आप सबने सुना होगा, गाय का मांस जो है उस पे इंडिया के अंदर बहुत सारे स्टेट्स में लोग यूज करते हैं, बहुत सारे लोगों में, बहुत सारे स्टेट्स में लोगों को उस चीज से आपत्ति है कि नहीं खाना चाहिए, नहीं यूज करना चाहिए, और बहुत सारे स्टेट्स में नहीं करते। गवर्नमेंट के भी अलग अलग पर्सपेक्टिव हैं, कुछ स्टेट्स में अलाउड है, कुछ स्टेट्स में अलाउड नहीं है। तो मान लो आप कोई ऐसा प्रोडक्ट या ऐसी सर्विस देते हो जिससे कि वहां के समाज को तकलीफ है, उस समाज को परेशानी है, तो आपका आइडिया सही नहीं है, आपको उस आइडिया के बारे में फिर से विचार करना चाहिए। इसको अगर हम तीनों चीजों को, प्रोडक्ट,
आपको और एक्सटर्नल फैक्टर को देखें संभवता के केस में, तो एक छोटा सा एग्जांपल और मैं लेना चाहता हूं। मान लो आपके दिमाग में एक आइडिया आया कि मैं एक बहुत अच्छी सी कार बनाता हूं। तो सबसे पहली चीज तो आपको ये देखनी होगी कि वो कार क्या आप मतलब वो कार बनाना क्या संभव है। वो कार आप जैसी सोच रहे हो, उसके अंदर जो जो फीचर सोच रहे हो, जिस तरह का इंजन सोच रहे हो, जिस तरह के डिजाइन सोच रहे हो, क्या उसको संभव है। पहला स्टेज ये हो गया। अगर संभव है तो अगले स्टेज पर आते हैं, क्या आप उस कार को बनाने के काबिल हो, आपके अंदर वो इंजीनियरिंग स्किल्स हैं या डिजाइनिंग स्किल्स हैं। अगर नहीं है तो क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को अपना को फाउंडर या पार्टनर बना सकते हो जो कि इन स्किल्स के साथ हो, या आप किसी को हायर कर सकते हो जिसको आप बताओ कि ऐसे ऐसे करने और वो आपके लिए कर दे। अगर ऐसा हो गया तो फिर तीसरा स्टेप आता है एक्सटर्नल, कि आपने जो कार बनाई है क्या वो सरकार के रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो कर पाएगी, क्या उसका डिजाइन ऐसा होगा जो कि सरकार के पैरामीटर्स पर पूरे उतरता है, लॉ को फॉलो करता है। उसके बाद क्या वो प्रदूषण कम करती है, और उसके बाद क्या उस कार के डिजाइन को या उस कार के शोर को लोग एक्सेप्ट करेंगे। या फिर इसको इस तरीके से देख सकते हो कि एक्सटर्नल फैक्टर्स को, कि आप कहाँ गाड़ी चला रहे हो, रोड की कंडीशन कैसी है, वो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स में। तो अब पॉसिबल है कि नहीं, आपको ऐसे देखना है कि ये तीन तरीके से आपको देखना है कि मेरा आइडिया पॉसिबल है कि नहीं। अब जब पॉसिबल की बात हो गई तो अगली जो बात होगी वो होगी कि इस आइडिया पे बिजनेस करना पॉसिबल है कि नहीं। अगली जो चीज है वो है सर्वाइवल। क्या ये आइडिया एज अ बिजनेस सर्वाइव कर पाएगा। अब सर्वाइवल होता कैसे है, चलो मान लो आपने प्रोडक्ट बना लिया, आपने सर्विस बना ली भाई, लेकिन बिजनेस कर रहे हो तो पैसा भी तो चाहिए। अगर पैसा नहीं होगा, when there is no money there is no business। पैसा होना बहुत जरूरी है, पैसा होना बहुत जरूरी है। और पैसा देता कौन है, देता है कस्टमर। तो कुल मिलाकर के आपको यह देखना जरूरी है कि जो प्रोडक्ट या सर्विस आप सोच रहे हो उसके लिए कोई पैसे देने को तैयार होगा कि नहीं। तो अब इसमें अगर आपने ऑलरेडी कोई बिजनेस जो चल रहा है उस बिजनेस की कॉपी करी है, उसमें कोई लूप होल्स जोड़ करके, और या फिर एज इट इज कॉपी किया है, उसमें कुछ एडिशंस कर दिए, कुछ चेंजेस कर दिए, हमने 4 तरीके डिस्कस किए थे, उसमें से 2 तरीके हैं। तो आपको ये तो पता है कि कस्टमर्स पैसे देते हैं इस चीज के लिए, बट जिस जगह पर आप वो बिजनेस करना चाहते हो क्या वहां के कस्टमर्स भी देंगे, या वहां पर भी। फॉर एग्जाम्पल मेट्रो सिटीज में हो सकता है कोई बिजनेस चलता हो, बट छोटे शहरों में ना चले, क्योंकि वहां के लोगों को उसकी इंपॉर्टेंस ना लगे, उनको ना लगे कि इस पे फजूल खर्ची होगी। तो आपको एज इट इज कॉपी करके भी फायदा नहीं मिलेगा। संभव तो है, आइडिया भी मजेदार है, कोई बिजनेस ऑलरेडी उससे पैसे कमा भी रहा है अच्छा, बट आपको ये देखना है कि आपका जो कस्टमर है, आप जिस जिस इलाके में उस बिजनेस को करने के लिए सोच रहे हो वहां पर भी वो व्यक्ति वो प्रॉब्लम फेस करता है कि नहीं, उस प्रोडक्ट को खरीदना चाहेगा कि नहीं। और ये आपको पता कैसे चलेगा, आपको लोगों से बात करनी पड़ेगी। आपको पहले ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मेरा कस्टमर हो कौन सकता है। मान लो आपने यंगस्टर्स के लिए कोई प्रोडक्ट बनाया है, यंग लड़कों के लिए कोई प्रोडक्ट बनाया है, तो आप ऐसी जगहों पर जाओ या फिर ऑनलाइन ऐड लगाओ और लोगों से पूछने की कोशिश करो, सर्वे करो कि भाई अगर ऐसी कोई सर्विस या ऐसा कोई प्रोडक्ट आपको मिले, फलाना फलाना आपको एक प्रोडक्ट मिल रहा है, तो क्या आप उसके लिए पैसे देने के लिए तैयार होगे। अभी यहाँ पर सवाल ये नहीं है कि कितने पैसे, अभी सिर्फ सवाल ये है कि क्या आप पैसे दे करके इस तरह की प्रोडक्ट या सर्विस लेना चाहोगे। अगर आपको ज़्यादातर लोगों से जवाब मिलता है हाँ, तो इसका मतलब ये है कि आपका बिजनेस सरवाइव कर जाएगा। बट यहाँ पर एक चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान देने की है, वो ये है कि आपको ये देखना है कि ये नंबर थोड़ा बड़ी मात्रा में हो, और स्पेशली तब जब आपके बिजनेस में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो। मान लो कि आपको एक नया प्रोडक्ट बना रहे हो जिसके लिए आपको एक मशीन लगानी है, फैक्ट्री लगानी है, और आपने थोड़े लोग बहुत लोगों से बात करी और लोगों ने कहा हाँ हाँ बिल्कुल ये तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, हम तो खरीदेंगे। बट हुआ क्या कि आपने सोचा आइडिया तो अच्छा है, पैसा लगा दिया, मशीन खरीद ली, प्रोडक्ट बनाने लग गए,
थोड़े बहुत लोगों ने खरीद भी लिया, बट उसके बाद कोई खरीदने वाला ही नहीं है, क्योंकि वो बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी। इसलिए ये देखना ज़रूरी है कि क्या ये प्रॉब्लम कॉन्टिन्यूअस है, लगातार लोग इसके लिए चीज़ें खरीदेंगे, बार बार खरीदेंगे। मान लो आपने एक ऐसा प्रोडक्ट बना लिया जो 5 साल तक लोग यूज़ कर रहे हैं, 5 साल तक यूज़ कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा यूज़र्स है ही नहीं है। आप किसी छोटे शहर में बेच रहे हो जहाँ पर आबादी कम है, खरीदार कम है, तो आपको ये देखना ज़रूरी है कि आप कहाँ बेच रहे हो, किसको बेच रहे हो, लोग आपको पैसा देंगे उस प्रोडक्ट के लिए कि नहीं देंगे। आपको लोगों से बात करनी पड़ेगी, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको मार्केट में जाना पड़ेगा, आपको उन सभी जगहों पर जाना पड़ेगा जहाँ पर वो लोग उठते बैठते हैं, या फिर इंटरनेट पर उन सभी जगहों पर उनसे बात करनी पड़ेगी। सोशल मीडिया पर आपको एड्स लगाने पड़ेंगे, लोगों से जानने की कोशिश करनी पड़ेगी कि भैया हम एक ऐसा ऐसा प्रोडक्ट लेकर के आए हैं, उसके लिए आप पैसे देने के लिए तैयार हो? क्या आपको ये प्रॉब्लम है? कई केसेस में, कई आइडियाज में पैसे इन्वॉल्व नहीं भी हो सकते हैं। आप सिर्फ यूजर लाना चाहते हो अपनी ऐप पे या वेबसाइट पर या अपने बिजनेस पर, और आप किसी और तरीके से पैसा कमाने का प्लान कर रहे हो, तो उस केस में आप सिंपली ये सोच सकते हो कि क्या आपका यूजर, अगर आप उसे एक ऐसी ऐप दे रहे हो या एक ऐसा फीचर दे रहे हो, तो उसको यूज करेगा। जरूरी नहीं है कि पैसा इन्वॉल्व करना है उस लेवल पर। अगर यूज करने के लिए भी लोग तैयार हो रहे हैं तो उसके अराउंड काम किया जा सकता है। बिजनेस मॉडल में, बिजनेस प्लानिंग में सोचा जा सकता है कि किस तरीके से इसके अराउंड बिजनेस किया जाए। बस एक शर्त इंपॉर्टेंट है कि लोग उसे यूज करें और यूज करके उसको पैसा भी दे सकें। अब यहां पर एक एग्जाम्पल है बहुत बड़ा, फेसबुक एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जिसके यूजर्स को उसके लिए कोई पैसा नहीं देना पड़ता। तो अब आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि अब यूजर तो फ्री मिल रहा है तो जाएगा ही जाएगा। तो जब फेसबुक बना था तब उसने ये नहीं सोचा था कि वो पैसे कैसे कमाएगा। बस उसको ये था कि ज्यादा से ज्यादा यूजर्स आए। कॉलेज स्टूडेंट थे मार्क जुकरबर्ग जब उन्होंने फेसबुक डिजाइन किया था। उनका ये था कि कॉलेज स्टूडेंट्स जुड़े, हम लोग आपस में बात करें। तब उन्होंने एज अ प्रोडक्ट ज्यादा सोचा नहीं था। तो उसके बारे में, सिर्फ पैसों के बारे में आपको इनिशियली नहीं सोचना है। आपको ये सोचना है कि कस्टमर, ये टोटली डिपेंड करता है कि आपका आइडिया क्या है। अगर आपका आइडिया ऐसा है जिसमें कोई ऐसी यूनिकनेस नहीं है, आपको पैसा बेचकर ही कमाना है, तो आपको पैसों पे फोकस करना है। लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि ये लॉन्ग टर्म में मुझे किसी और तरीके से पैसे कमा करके दे सकता है, अभी मुझे सिर्फ यूजर चाहिए, तो आप उस यूजर से सिर्फ और सिर्फ ये पूछ सकते हो या जानने की कोशिश कर सकते हो कि क्या आप मेरा ये प्रोडक्ट या सर्विस यूज करेंगे। और अगर आपको जवाब मिलता है बड़ी मात्रा में हाँ, बहुत बड़ी मात्रा में अगर आपको हाँ मिलता है, तो मुबारक हो, आपका आइडिया अच्छा है। अगर वो संभव है और वो सरवाइव कर सकता है, मतलब आपका आइडिया अच्छा है। अब जब आइडिया अच्छा हो गया तो क्या करना है? आपको स्टेप 2 पर मूव करना है। अगर अच्छा नहीं है तो अपने लिस्ट में से दूसरे आइडिया को निकालो। हताश होने की जरूरत नहीं है। हजारों आइडियाज आते हैं और हजारों आइडियाज में से कोई कुछ ही आइडिया होते हैं जो कि अच्छे होते हैं। तो आपको हताश होने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ क्या करना है कि आपको अगले आइडिया को एनालाइज करना है, सेम यही प्रोसेस फॉलो करना है। और क्योंकि आपने ऑलरेडी एक आइडिया को एनालाइज किया होगा, तो आप ऑटोमेटिकली आइडिया के बारे में सोच के काफी हद तक खुद ही सोच लोगे कि नहीं, ये वाला आइडिया तो काम नहीं करेगा, इसको ड्रॉप करते हैं, किसी और आइडिया के बारे में सोचते हैं। जब तक आपको एक परफेक्ट आइडिया ना मिले, एनालाइज करते चलो। अगर मिल जाए तो स्टेप 2 की तरफ बढ़ो, जिसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो है बिजनेस मॉडल के बारे में। अभी हमने आइडिया तो सोच लिया, फिर बात होगी बिजनेस मॉडल की, कि बिजनेस मॉडल क्या होता है और कैसे इसको डिजाइन किया जाता है और इसमें क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं। साथ ही में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आप हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो इस लिंक से। वीडियो के नीचे भी आपको डिस्क्रिप्शन में भी कहीं पर ये लिंक मिल जाएगा, t.me/growthamindia। टेलीग्राम पे आपको हमारे साथ जुड़ने से कई सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, बिकॉज हम टाइम टू टाइम वहाँ पर कई सारी चीज़ें अपडेट करेंगे, अच्छी वैल्यूएबल चीज़ें आपसे शेयर करेंगे, और साथ में और भी लोगों के साथ आप कनेक्ट कर पाओगे उस प्लेटफॉर्म के थ्रू, और आपको वक्त के साथ साथ अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहेगी। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उसे देखना जरूर। स्टेप 2 बिजनेस मॉडल।